So hello friends, back again. So we had done 4 episodes of coordinate geometry, which is the chapter of class 12th maths. Before that I uploaded the lectures on vectors, and now we are doing coordinate geometry. So we were doing a list of questions which are printed as practice paper 1. In short we call it as PP1. तो PP1 20 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है जिसको हम क्लास में कर रहे हैं. ये नीचे आपको फर्स्ट कमेंट के साथ ये लिंक मिल जाएगा और दैट कमेंट विल बी पिन्ड एट द टॉप. तो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं. और अगर आपके पास निकालने का कोई साधन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम सारे क्वेश्चंस ब्लैक बोर्ड पे लिख ही रहे हैं. तो हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए थे एपिसोड नंबर 4 में. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन हमारा थ्योरी में हो गया है. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन दैट मेक्स इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस. तो ये क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं. फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस को हम शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, फाइंड द डीसीज ऑफ ए लाइन दैट मेक्स इक्वल एंगल्स विद द एक्सिस. ऐसे सिंगुलर होता है ए एक्स आई एस और ई एस करके प्लूरल हो जाता है. तो इसका आंसर हम कर चुके हैं. आपको याद है 1/√3 1/√3 1/√3 और -1/√3 -1/√3. तो ये क्वेश्चन अब हम दोबारा नहीं करेंगे. अगर आप इसका पिछला वाला एपिसोड देखेंगे, एपिसोड नंबर 4, उसके अंदर ये बहुत ही प्यार से पूरा डिटेल में किया है, डिराइव तक किया है. और पता है इस लाइन के डियाज क्या होंगे? ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड. तो आज एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया 1 1 1. वो नॉर्मली जवाब देता नहीं है लेकिन आज उससे बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया. ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4. तो हम इसको अभी हम मिटा देंगे. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4. अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी देखा जाए तो वेक्टर्स में हम कर चुके हैं. इस क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं. ये वेक्टर्स में हो चुका है. तो अगर आप वेक्टर्स के एपिसोड देखेंगे उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएगा. तो सुनो, एक लाइन है जो 90 डिग्रीज बनाती है विद एक्स एक्सिस. ओके, ए लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज विद एक्स एक्सिस and 60 degrees with y-axis. What angle does it make with z-axis? What angle does it make with z-axis? All right. अब आप ध्यान से देखिए, अगर 2 डायमेंशनल वेक्टर हो तो फिर तो मैं अल्फा प्लस बीटा 90 होता है. तो 3 डायरेक्शन एंगल्स हैं. व्हाट इज अल्फा? 90 डिग्रीज. व्हाट इज बीटा? 60 डिग्रीज. और हमें गामा निकालना है और इन तीनों के बीच में कोई एडिशन फॉर्मूला नहीं होता है. आप नहीं ये कह सकते कि तीनों का सम 90 है या 180 है या 360 है या 270 है. अगर 3 एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप चाहिए तो एक ही फॉर्मूला है आपके पास, L² plus m² plus n² is equal to 1. Sum of the squares of the direction cosines is 1. अब इसके अंदर L क्या होता है? cos² 90 हो जाएगा, cos² अल्फा, और ये हो जाएगा cos² 60 डिग्री दिया, आपको दिया हुआ है. और n² हमें निकालना है, उसको n² ही रहने देते हैं, बाद में उसको देख लेंगे. ठीक है. और n पता है क्या होगा? cos² गामा होगा. ऑल राइट. आप देखिए इधर cos² 90 कितना होता है? 0, और 0 का स्क्वायर 0 होता है. cos 90 0 होता है, उसका स्क्वायर 0 होगा. cos 60 होता है हाफ, तो उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा. उधर जाके जब ये माइनस करेगा 1 में से तो ये 3/4 हो जाएगा. जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये प्लस माइनस √3/2 हो जाएगा. फिर से मैं बच्चों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ पे अटेंशन इन अंडरस्टैंडिंग रादर राइटिंग. अब फिर दोनों काम एक साथ करते हैं तो फिर आपके साथ जो हम समझ रहे हैं ना वो उतना नहीं आप समझ पाएंगे. तो लिख लेंगे ना बाद में, कौन सी कहीं हमारा समय भागा जा रहा है. अभी सुनते हैं क्योंकि क्लास इंटेंस चल रही है. क्लास की एक पेस है जो आपको परमिट नहीं कर पाएगी कि आप दोनों काम एक साथ मैनेज कर सकें.
अब देखिए n हो गया प्लस माइनस रूट थ्री, n की जगह हम लिख सकते हैं कॉस गामा। अगर कॉस गामा रूट थ्री बाई टू है तो आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता लगेगा कि ये 30 डिग्रीज होता है। तो 30 डिग्रीज को हम पाई बाय 6 लिखते हैं। तो एक एंगल आपका आ गया पाई बाय 6, लेकिन माइनस से भी तो निकलेगा एक एंगल, तो वो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। आप जब दोबारा वॉच करेंगे, जब नहीं लिख पाएंगे तो आप पॉज करके लिख सकते हैं। दूसरा n क्या है, माइनस रूट थ्री बाई टू, तो कॉस गामा क्या है, माइनस रूट थ्री बाई टू। ऑलराइट, तो अब दूसरा एंगल क्या बनेगा आपका, ठीक है। तो दूसरा एंगल अब आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ सकता है, इज इट नॉट। तो वो क्या बनेगा, गामा पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। वेक्टर्स में दो आंसर नहीं आते, वेक्टर्स में एक ही आंसर आता है, इसके अंदर आपके दो आंसर आ जाएंगे। ऑलराइट, हो गया ये, ओके। चलिए, वेक्टर में भी वैसे दो आंसर आ सकते हैं। एक क्वेश्चन हमने किया था, उसमें लिखा था व्हाट एक्यूट एंगल डज इट मेक। तो अगर एक्यूट वर्ड हो जाता फिर हमारा एक आंसर आता, नहीं तो उसमें भी आपके दो आंसर्स आ सकते हैं। तो आपके इसके दो आंसर्स हो गए, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 30 डिग्री है तो उसका काउंटर पार्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस 30 150 डिग्रीज होता है, जो रेडियंस में हो जाएगा 5 पाई बाय 6। तो ये भी क्वेश्चन एक बहुत ही आसान और साधारण क्वेश्चन था, और बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चंस आसान और साधारण ही आते हैं। तो अगर आपकी बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप 80% मार्क्स तो बोर्ड एग्जाम में वैसे ही ले आएंगे। तो 60-65 मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा फाइट बनती है। आप देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, मैं लिख रहा हूँ और सुनिए। आपके पास एक वेक्टर आर है, मैं ना पूरा नहीं लिखता, आपको ना उसका डेटा लिख देता हूँ और पूरा मैं बोल देता हूँ। आपके पास एक वेक्टर आर है जिसका मैग्नीट्यूड है 21। उस वेक्टर के आपको डायरेक्शन रेशियोज भी दिए गए हैं, 2, -3 एंड 6, ठीक है। आपको क्या क्या निकालना है, आपको उस वेक्टर के डायरेक्शन को साइंस निकालने एंड आपको उसके कंपोनेंट्स निकालने, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। मैंने इतना बोला तो मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख देता यार, इतने समय में तो मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख देता। सो व्हाट यू आर गिवन इज ए वेक्टर आर, एक सेकेंड, वो बच्चे कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया है। ए वेक्टर आर हैज लेंथ ऑफ 21 यूनिट्स। अब यहाँ बच्चे पॉइंट कर रहे थे, क्लास में कुछ गलत लिख दिया। आपको एक वेक्टर आर दिया है जिसका मैग्नीट्यूड है 21, उसके डी आर से 2, -3 एंड 6। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। अब देखिए, आप डी आर से अगर आप वेक्टर बनाते हैं तो कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड 21 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, क्योंकि डी आर तो आप काट पीट के छोटे मोटे कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर करके ऐड करके देख लेते हैं कि 21 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, तो ये अभी इसका मैग्नीट्यूड शायद नहीं आ रहा है अभी ना, 4 एंड 9, 2 -3 एंड 6। तो चलो देखते हैं अभी क्या करते हैं। अब हमें डी सी निकालने हैं, तो अभी मानवेंद्र ब्लैक बोर्ड पे आया था। डी आर से आप क्या करेंगे, डी आर से हम करेंगे मैजिक नंबर, फिर मैजिक नंबर को हम डी आर के डिनोमिनेटर में प्लेस करेंगे, हमारा डी सी आ जाएगा। तो आधा आंसर तो हमारा आ ही गया। तो अभी हमारा मैजिक नंबर क्या है, तो ये अभी आपने क्लास में देखा था, इन तीनों को स्क्वायर कर दिए थे। 2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9 और इसका 36, ये 7 आ गया है ना। 36 + 4 40, 40 + 9 49, 49 का स्क्वायर रूट 7। तो अब आपके डायरेक्शन को साइंस क्या है, 2/7, -3/7 एंड 6/7। तो ये एक तो क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब डायरेक्शन को साइंस से आप वेक्टर बना सकते हैं, और जब डायरेक्शन को साइंस से वेक्टर बनता है वो हमेशा यूनिट वेक्टर होता है। तो आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा क्या, 2/7 i कैप, -3/7 j कैप, +6/7 k कैप। समझ में आ रहा है बच्चों। तो हमने क्या किया, जो पिछले क्वेश्चन में किया था, डी आर से हमने मैजिक नंबर निकाला, डी आर को मैजिक नंबर से डिवाइड किया, उसे डी सी आए, और डी सी से हमने क्या बनाया, यूनिट वेक्टर।
लेकिन मेरा वेक्टर का तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, लेकिन मेरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है 21 है। तो वो कैसे बनेगा, आप इसको यूनिट वेक्टर को 21 से मल्टीप्लाई कर दिए। बीच में ना कोई डॉट या क्रॉस मत डालना, क्योंकि डॉट रिजर्व्ड है डॉट प्रोडक्ट के लिए और क्रॉस भी रिजर्व्ड है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, और ये हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में डलता है, नंबर और उसके वेक्टर के बीच में नहीं डलता। अब 21 यहाँ डाल के आप ऐसे करिए और 7 से एलसीएम लेके इसको क्या करिए, काट दीजिए। 7 यहाँ से एलसीएम लेके 21 से काटेंगे तो 21 को जब 7 से डिवाइड करते हैं सारी दुनिया को पता है 3 आएगा, 3 आएगा ना। 3 से ब्रैकेट खोल दीजिए, तो वो स्टेप मैं ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, तो ये कट के 3 आएगा, तो 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 एंड 6 3 ज़ा, ये बन गया आपका वेक्टर आर। अब देखो जरा, मैं कुछ आपको कह रहा था, कुछ बच्चे इससे वेक्टर आर बना सकते हैं ना, मैंने कहा था ना डी आर से भी वेक्टर बनता है, तो आप क्या बनाते 2i माइनस 3j प्लस 6k। और मैंने एक बहुत फेमस लाइन बोली थी बड़ी ध्यान से, कि जब आप डी आर से वेक्टर बनाते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। डू यू रिमेंबर द वर्ड आई स्पोक? जब आप डी आर से वेक्टर बनाते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, नहीं याद आ रहा? मैंने बोला था आर्बिट्री मैग्नीट्यूड होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन डीसी से जो वेक्टर बनाते हैं उसका मैग्नीट्यूड गारंटेड 1 होता है, हमेशा वो यूनिट वेक्टर बनता है। लेकिन डीआर से जो वेक्टर बनेगा वो कोई वेक्टर बनेगा, वेक्टर जो बनेगा डायरेक्शन जरूर देगा, मैग्नीट्यूड का कुछ भरोसा नहीं है। अब देखो हमारा असली ये बनाना, अब इसको अगर आप 3 से काटते हैं तो क्या बनेगा, इसके डीआर क्या है 6 -9 एंड 18, काट के छोटा कर दो तो क्या बनेगा, 3 से काटोगे तो 2 3 नहीं -3 होगा, 2 -3 एंड 6, ये है ना। तो डीआर से जब भी हम वेक्टर बनाएंगे ना उसके मैग्नीट्यूड के बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, वो बहुत खतरा है, ठीक है। अगर हमें कोई भी एरे गैरे मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है, आर्बिट्री जिसको अंग्रेजी में हम बोल सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो शुरू में मैं नहीं कह रहा था कि इससे बना लेते हैं इससे बना लेते हैं वेक्टर, वेक्टर तो बन जाएगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 21 नहीं आ रहा। तो मैंने आपको कहा था ना इसको स्क्वायर करके ऐड करके देखते हैं 21 आ रहा है या नहीं आ रहा है, रिमेंबर एकदम क्वेश्चन के शुरू में। तो मैंने 2 स्क्वायर किया 4 9, फिर मैंने कहा ये तो 36 होता है, इतने बड़े नंबर्स को ऐड करके 21 कहाँ आएगा। तो डीआर से वेक्टर बनाना खतरे का काम है, वेक्टर से डीआर निकालने में कोई खतरा नहीं है। और अगर हम डीआर से वेक्टर बनाएंगे नेहा जी तो क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड आर्बिट्री होगा, ओके। तो मैंने उसका नाम गलत पुकार दिया तो उसको थोड़ा सा नाराज हो गई है वो। तो अब ये हो गया आपका, इधर देखिए, तो क्वेश्चन करें आगे हम। तो ये डीआर्स हो गए, आपने उसका मैजिक नंबर निकाला, वो अभी एक स्टूडेंट ने किया ही था ब्लैक बोर्ड पे, मैजिक नंबर 7 आया। डीआर्स को आपने मैजिक नंबर से डिवाइड कर दिया, आपका डीसी बन गया। डीसी से आपने यूनिट वेक्टर बनाया, यूनिट वेक्टर को 21 से मल्टीप्लाई करके मेरा वाला वेक्टर बनाया। इसको मैं ऐसे ही मजाक में क्या बोलता हूँ, मेरा वाला वेक्टर द रिक्वायर्ड। तो ये मेरा वाला वेक्टर आ गया, उसको काट पीट के ऐसे कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट आपसे और पूछा गया है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। तो ये एक तरीके से देखा जाए ना, ये भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत फनी है। एनसीईआरटी में ना बहुत सारे क्वेश्चन वेक्टर्स के दे दिए शुरू में, या तो ये ट्रांजिशन दिखाना चाहते हैं कि धीरे धीरे वेक्टर से आपको लाइंस में लेके आएंगे। तो कोई स्टूडेंट मेरे को बताएगा इस वेक्टर, अच्छा कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। When I just say find components, so it's understood you have to find components on coordinate axis. Otherwise, component of a vector on another vector भी होता है। तो जब हम बोलते हैं find the component of vector A on vector B, लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोलता हूँ find the components of the vector, तो वो understood है, you have to find x component, y component and और component निकालने के लिए मैंने 3 शब्द बोले थे keywords, वेक्टर के एपिसोड में देखिएगा। drop your anchors, याद करिएगा, drop your एंकर। सो आप कौन बताएगा इस वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है? एनीबडी इन द क्लास हु विल टेल मी? एनीबडी हु इज वाचिंग, यू कैन पुट योर कमेंट्स बिफोर आई गिव द आंसर। व्हाट इज द x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट? तो अभी आप भूल गए हैं। इसको भूलने का यही मतलब हो गया कि आपने वेक्टर पढ़ा नहीं, पढ़े तो आप भूल चुके हैं। तो लेकिन अब आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो सारे के सारे एपिसोड्स आपके पास हैं, आप दोबारा से उनको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे भूलते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है।
और खासकर वेक्टर्स अभी थोड़ी देर पहले ही किया गया है, तो इसका x कंपोनेंट है 6i कैप। मेरे बोलने के बाद आपको याद आ गया, लेकिन मेरे बोलने से पहले आपको बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। तो -9j कैप और z कंपोनेंट है 18k कैप। और पता है स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे? स्केलर कंपोनेंट्स का दूसरा नाम है प्रोजेक्शन, वो होंगे 6, -9 एंड 18। 6, -9 एंड 18। सो नाउ वील डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा। ऑलराइट, अब क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ इसी ढंग से है। यस हाँ, तो अभी एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा है अभी कि मैजिक नंबर की जगह हम एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो एग्जाम में हम मैजिक नंबर की जगह ऐसे लिखेंगे, a² + b² + c² इज इक्वल टू, जो भी यहाँ नंबर से शायद 2 था ना और -3 था, मैं असाइनमेंट में ऐसे लिखा। तो यहाँ पे जो मैंने वर्ड मैजिक नंबर लिखा था उसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, √(a²), क्योंकि मैजिक नंबर क्या था? स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ DRs। तो ABC आर स्टैंडिंग फॉर DRs। तो एग्जाम में आप मैजिक नंबर की तरह ये लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको मैजिक नंबर ही रेफर करेंगे, थोड़ा सा सुनने में मज़ा आता है। अब हम करेंगे अगला, क्या करेंगे? अगला क्वेश्चन करेंगे ऑफ कोर्स। आप सुनिए, इसको मैं ना पूरा लिख देता हूँ आपके लिए, फिर इजी रहेगा, क्योंकि सबके लिए इतना आसान नहीं है कि असाइनमेंट का प्रिंट आउट ले सके। आपको फिर डाउनलोड फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, प्रिंटर की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो वेक्टर R is inclined at equal acute angles to OX। OX का मतलब क्या हो गया भाई? X axis, OY and OZ। फिर लिखा है इफ मैग्नीट्यूड वेक्टर R is 3 units, find vector R। Okay, if a vector is inclined at equal acute angles, कहीं लिखा है acute word ना, तो पता है क्या है? अब आपको ये थ्योरी से पता है कि अगर, क्योंकि मैंने आपको 4 लाइनें बोली थी जिसके बारे में आप रट के जाएंगे, जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, और मैंने उनको डिराइव भी किया था। x axis 1 0 0, y axis 0 1 0, z axis 0 0 1 एंड लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, उसके drs होते हैं 1 1 1 और उसके dc's होते हैं 1/√3 1/√3 1/√3 और -1/√3 -1/√3 -1/√3। लेकिन हमारा क्या है? एक तो हम dc लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि अगर आपका एंगल 0 एंड 90 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका कॉस पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो कॉस नेगेटिव होता है। तो आपके डीसीज क्या होंगे? डायरेक्ट लिखते हैं एग्जाम में हम, क्योंकि ये थ्योरेटिकल इनपुट है, हम याद रख सकते हैं। सो वेक्टर आर इज इंक्लाइंड एट इक्वल एक्यूट एंगल्स टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। आप बताइए, अगर डीसीज दिए तो क्या आप वेक्टर बना सकते हैं? मानस, कैन यू मेक ए वेक्टर इफ डीसीज आर गिवन? Okay, he is not replying. So if DCs are given, you can make a vector. All right. किस तरीके का वेक्टर बनेगा? किस तरीके का मतलब लाल पीला हरा नहीं, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और वो वेक्टर क्या बनेगा? 1/√3i + 1/√3j + 1/√3k। अब मेरे मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्या है? 3। तो इस यूनिट वेक्टर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो बन जाएगा मेरा वाला वेक्टर, दैट इज वेक्टर R। कैसे आएगा? आप यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? जो गिवन है 3 से, और 3 से करेंगे और ब्रैकेट खोल देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। बोलो जी। और ऑफ कोर्स आपको मालूम है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? हम ऊपर वाले 3 को लिख सकते हैं √3 × √3 और एक √3 नीचे से कट जाएगा। तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको रैशनलाइज कर देते हैं या डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये बन जाएगा √3i कैप + √3j कैप + √3k कैप। आपको मालूम है इसके डीआर्स क्या होंगे? √3 √3 √3 काट के छोटा कर दो। ऑलवेज हैंडल योर डीआर्स इन द सिंपलेस्ट रेशियो। तो डीआर्स क्या हो गए? 1 1 1। वो तो हमने थ्योरी में भी पढ़ा था ना। एक्स एक्सिस के डीआर्स क्या थे? 1 0 0, वाई एक्सिस के 0 1 0, जेड एक्सिस के 0 0 1 एंड ए लाइन विच इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक लाइन जो तीनों एक्सिस के साथ
बराबर के एंगल बनाते हैं, उसके डियाज होते हैं 1 1 1, वो यहाँ से भी हमारे निकल रहे हैं 1 1 1। अब और क्या निकालना है इसका, हो तो गया, वेक्टर आर निकालना था। तो कितना बेहतरीन, कितना आसान क्वेश्चन था। सारे की सारा है क्या, थ्योरी है। अगर हमारी थ्योरी स्ट्रांग है तो हमारे न्यूमेरिकल्स, आसान न्यूमेरिकल्स तो फटाफट हो ही जाते हैं। मुश्किल न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, अदरवाइज तो आसान न्यूमेरिकल्स में तो कोई प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं है। अगर हमें सारी थ्योरी याद है, सारे फॉर्मूलेज याद हैं, तो इजी न्यूमेरिकल्स तो हम वैसे भी कर लेते हैं। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P सच दैट, तो इसको फिर से पूरा लिख देता हूं जल्दी से। फाइंड द पोजीशन वेक्टर of a point P such that vector OP is inclined to x, ये तो अभी अभी किया था क्वेश्चन, x axis at 45 degrees and to y axis 60 degrees and magnitude is 10 यूनिट। तो ये क्वेश्चन देखा जाए ना रेपिटेशन हो गया है, तो इसका तो मेरा मन करता है कि इसको आप खुद ही प्रैक्टिस करें। आपको क्या करना है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P सच दैट, पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट P क्या होता है, याद आ रहा है आपको? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था वेक्टर्स का। एक्स एक्सिस बनाते थे, वाई एक्सिस बनाते थे, जेड एक्सिस बनाते थे, जो ओरिजिन था उससे पॉइंट P को ज्वाइन करते थे एक स्ट्रेट लाइन स्केल से, और फिर P की तरफ एक लाइन खींचते थे। वो जो एक डायरेक्टेड लाइन बनती थी एक फाइनाइट लेंथ की विद डायरेक्शन, उसको क्या बोलते थे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी दी हुई है, कहाँ गई, 10। अल्फा दिया है, बीटा दिया है, गामा निकालना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले तो निकाला ही था, थोड़ी देर पहले मतलब एपिसोड नंबर 4 में हमने अगर 2 एंगल दिए तो तीसरा एंगल निकाला था। याद है आपको क्या था उसका, L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द DCC 0, L क्या था, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। व्हाट इज अल्फा, 45 डिग्रीज। व्हाट इज बीटा, वाई एक्सिस के साथ 60 डिग्रीज। और कॉस स्क्वायर गामा तो अभी मेरे को फिलहाल नहीं मालूम है। कॉस स्क्वायर 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2। कॉस 45 1/√2 होता है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2। कॉस 60 होता है हाफ, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4। कॉस 60 हाफ होता है ना, ओके, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब 1/2 प्लस 1/4 में आप एलसीएम लेंगे तो 3/4 हो जाएगा, बोलो। तो अब मैं लिख सकता हूं कि 3/4, तो कॉस स्क्वायर गामा क्या हुआ बच्चों, 1 माइनस 3/4, तो कितना बना जी, 1/4। तो ये बन गया आपका। हमें एंगल तो निकालना नहीं है, हमें तो एंगल नहीं निकालना ना, तो हम इसको ऐसे ना करें कि इसको हम गामा निकालते ही नहीं। तो ये क्या है, एन स्क्वायर हो जाएगा ना 1/4। तो व्हाट विल बी एन, प्लस माइनस 1/2, ऑलराइट। और ये भी था हमारा एल, क्या था एल, अगर ये मैं शुरू में लिख देता तो अच्छा रहता, 1/√2 ना। और एन क्या था, cos 60 दैट इज हाफ, इन्हीं का तो स्क्वायर किया था। और n क्या निकाला, प्लस माइनस हाफ। बोलिए अभी कोई डाउट है आपका? अब मैंने ना n में प्लस नहीं लिया क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि जो एंगल विद z एक्सिस है वो एक्यूट एंगल है। एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। तो L आपका 1/√2 है, cos 45 वो क्वेश्चन में गिवन है। m आपका cos 60 है 1/2, वो भी क्वेश्चन में गिवन है। 1/2 नहीं गिवन है, एंगल 60 दिया है, cos मैंने लगाया और 1/2 भी लगाया, और n हमने इस फॉर्मूले की मदद से निकाला। अब अगर आपके पास L M N है तो क्या आप वेक्टर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, बना ही रहे हैं काफी देर से। किस टाइप का वेक्टर बना सकते हैं वो भी आपको पता है, किस टाइप का बना सकते हैं, यूनिट वेक्टर बना सकते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्शन को साइंस हो तो बनाएं यूनिट वेक्टर। तो अब हम इसको मिटा देते हैं और बाद में आप दोबारा इन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा। तो अब आपका ओपी यूनिट वेक्टर ऐसे बनेगा, ये आपको पता ही है, जो टोपी हमने बना दी ऊपर, ये क्या है,
यूनिट वेक्टर का सिंबल है तो क्या होगा 1/√2 i कैप प्लस हाफ j कैप प्लस माइनस हाफ k कैप। लेकिन मेरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या था जो मिट गया ब्लैक बोर्ड पे, 10 था। तो मेरा वाला वेक्टर क्या होगा, इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ओपी क्या होगा 10 टाइम्स वेक्टर ओपी। तो ये 10 के साथ आप ब्रैकेट खोल देना √2 i कैप प्लस ये 5 लिख दूं डायरेक्टली, 10/2 लिख दूं डायरेक्टली 5, और ये भी बन जाएगा 10/2 5। तो ये आपका आंसर है। कि चाहो तो इसको रैशनलाइज कर देना, वो आप खुद कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने एक और बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो देखा जाए पहले 7 क्वेश्चन सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। 8th वाला भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 8th वाला बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। अभी मैं आपके ना वेक्टर्स के हमने 20 लेक्चर्स आपको मिलेंगे धीरे धीरे। जो बच्चे अभी देख रहे हैं उनको तो अभी धीरे धीरे मिलेंगे, जो आज से महीने के बाद देखेंगे उनको एक साथ पूरे 20 एपिसोड्स मिलेंगे। एक एपिसोड मैं आपका और रिकॉर्ड करूंगा जिसके अंदर मैं एनसीईआरटी डिस्कस करूंगा, और उसके बाद एक और एपिसोड रिकॉर्ड करूंगा जिसके अंदर मैं पिछले 6-7 साल के जो बोर्ड के क्वेश्चन वेक्टर से आए हैं उनको हम निकाल के लेके आएंगे पिछले बोर्ड के पेपर्स में से, और उसको क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि पिछले 5 से 6 सालों में वेक्टर से किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑलराइट, वैसे तो वो सारे के सारे असाइनमेंट में हैं, लेकिन फिर से उनको फिल्टर आउट करके दोबारा हम कर लेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स द लाइन मेक्स विद एक्स एक्सिस। तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप सुन लीजिए। अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स विच द वेक्टर और ए लाइन दिया हुआ, वेक्टर नहीं दिया, लाइन मेक्स विद एक्सिस। यू नो व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये तो एक पोएम सी बन गई है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज 2। तो लेट्स सी हाउ डू वी डू इट। अब देखिए आपको मालूम है एक फॉर्मूला, और एक आप बोल सकते हैं थ्योरम। क्या है वो थ्योरम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबको पता है एल क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर अल्फा को सब बच्चों को पता है, क्या लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसे तीनों में लगा देंगे बस, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब ये 1 1 1 ऐड होके 3 हो जाएंगे। ये वाला 1 आप लेफ्ट में ले आइए, और ये तीनों माइनस को आप धक्का मार दीजिए दूसरी साइड पे। तो ये जब धक्का मारते हैं तो वो प्लस हो जाएंगे। इसके बाद वाली लाइन लिखने की जरूरत है। 3 - 1 कितना होता है 2, और ये आपका आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन, 1 मार्क का बेहतरीन क्वेश्चन है। मेरे को नहीं लगता बोर्ड में कभी भी देंगे, इट्स टू ईजी। जरूरत से ज़्यादा आसान है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देने के लिए। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी आ रही है, अब फ्लेवर आने लगा है लाइंस का। अभी तक तो मेरे को लग रहा था कि मैं वेक्टर पढ़ा रहा हूँ, फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था कि वापस में वेक्टर्स में घुस गया हूँ। अब फीलिंग थोड़ी थोड़ी आनी शुरू होगी कि ये नया चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी आर कंसिडर टू बी इजी चैप्टर विस कैलकुलस। तो कैलकुलस के अंदर हमारी बैंड बजती है, इसके अंदर हमें काफ़ी राहत सी नज़र आती है। अभी हम 2 क्वेश्चंस और करेंगे बिफोर वी एंड दिस एपिसोड। फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। चलो फिर भी मैं जिन बच्चों के पास असाइनमेंट प्रिंट आउट नहीं कर सकते मैं लिख ही देता हूँ। तो फाइंड द डी आर्स, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, डी आर्स इज द शॉर्टकट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज, है ना, सबको पता है। एंड डी सीज क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। और इसमें ना पता है ब्रैकेट में एक लिख दिया एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस इज AQ। इसका मतलब क्या है अभी हम देखेंगे। और पॉइंट्स दिए गए हैं P 4 2 -6 एंड Q
अब ये सबसे बेसिक क्वेश्चन अब आपके सामने है और ये कम से कम आने वाले 50 क्वेश्चंस के अंदर यही कॉन्सेप्ट लगेगा जो अभी आपकी नज़रों के सामने थ्योरी में आप कर चुके हैं। आइए उसका हम देखते हैं प्रैक्टिकल। ये एक मैंने लाइन बनाई, यहाँ लिखा Q, यहाँ लिखा P, 4 2 -6 और ये है -2 1 and 3। तो आपको मालूम है ना डी आर्स क्या होते हैं, फॉर्मूला याद है, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z। यहीं पे थ्योरी काम आती है। तो अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग है तो ये आपको फटाक से याद आ जाएगा। थ्योरी स्ट्रांग नहीं है या पढ़ी है फिर उसके बाद भूल गए हैं, भूलना तो एक वो है, एक कॉमन सी बात है, हमेशा ही भूल जाते हैं हम। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ एक थ्योरी कॉपी बनाओ, उसमें अपने हैंड राइटिंग में खुद से अपनी थ्योरी लिखो। तो जब आप खुद लिखते हैं तो वो जल्दी रिकॉल होती है, भूलोगे वो भी आप, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे वो जल्दी आपको याद हो जाएगी। तो रिकॉल प्रोसेस विल बी मच फास्टर, भूलना तो फिर भी है, लेकिन रिकॉल फास्टर होगा। तो एग्जाम से पहले प्री बोर्ड्स के टाइम में आप पढ़ेंगे, रिकॉल करेंगे, प्री बोर्ड के बाद कम से कम आप 2 रिवीजन तो करेंगे, बोर्ड एग्जाम से पहले तो फिर से पढ़ेंगे, तो वो आपको एकदम फ्रेश रहेगी। अब इसमें पता है, सुनिए क्या बात है, किसको लूँ x2 किसको लूँ x1, वो मेरी मर्जी है। -2 -4 -6, तो पहला डी आर नेगेटिव हो गया। मैं चाहूँगा कि पहला डी आर पॉजिटिव है। देखिए ब्रैकेट में लिखा है, अगर पहला डी आर पॉजिटिव है तो पहला एंगल अल्फा भी पॉजिटिव आएगा, अगर डी आर नेगेटिव है तो डीसी भी नेगेटिव आएगा, डीसी नेगेटिव है तो एंगल ऑब्ट्यूस होगा। समझ में आया? तो अब आपको यहाँ से क्लू ले लीजिए, तो आप यहाँ इसको आगे रखिए, तो 4 + 2, ठीक है, 4 में से -2 +2 हो गया, फिर 2 - 1। ऐसा नहीं है कभी यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, ये मछली बाजार थोड़ी ना है। एक बार फैसला कर लो किसको आगे रखना है, इसको आगे रखना है, इसको आगे रखो, इसको आगे रखना है, इसको आगे रखो। ये नहीं कि एक में इसको आगे रखा अगले में उसको आगे रखा। तो अब हम इसको आगे रख रहे हैं क्योंकि हमें पहला डी आर प्लस चाहिए। तो ये 4 + 2 हो गया, फिर 2 - 1 हो गया, और तीसरा क्या हो गया, -6, तो ये हो गया 6 1 एंड -9। आगे डी आर देखो भाई, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। x2 - x1 4 + 2 6, 2 - 1 1 एंड -6 आगे डी आर्स। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द डी आर्स एंड डी सीज। अब भाई डी आर से डी सीज तो मैं पक चुका हूँ निकालना। कोई एक कोड वर्ड था, याद है वो कोड वर्ड, मैजिक नंबर। एक बच्चा है मानस, वो पूछ भी रहा था अभी कि सर एग्जाम में हम क्या मैजिक नंबर लिखेंगे क्या? तो हम मैजिक नंबर नहीं लिखेंगे, हम लिख देंगे रूट ऑफ, ये मैजिक नंबर ही है, कितना हो जाएगा भाई, 6 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड -9 स्क्वायर। कुछ बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लगता है कि जब उनको मज़ा आता है। सो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 1 एंड 81, शायद मैंने सही किया है ना, 6 7 8, ऑलराइट, और ये हो जाएगा 11, एडिशन हो गई ना, 1 1 6 8 एंड 8 + 3 11 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 18, ये हो गया मैजिक नंबर। अब इसका क्या करेंगे, मैजिक नंबर का घर ले जाएंगे? नहीं जी, घर नहीं लेके जाएंगे, बेसमेंट में रख देंगे, मतलब इनके नीचे। तो आगे आपका डीसीज, तो डीसीज हो गया 6/√118। यार मैं सोच रहा हूँ 118 के छोटा नहीं, मतलब उसके फैक्टर बना के कुछ बाहर आ जाए और इनसे कट जाए। छोड़ो यार, कौन करेगा इतनी मेहनत, इतना काफ़ी है, ठीक है, इसमें तो वैसे भी नहीं कटेगा ना। और अच्छा लगता है कि अगर सारे डीसीज के डिनोमिनेटर्स सेम हो, तो अगर मेरा कुछ बाहर आया भी और इससे कटा भी तो इसमें तो कटेगा नहीं। तो यहाँ से मैं फैक्टराइज करके बाहर निकाल के काट दूंगा, ये वैसे ही नजर आएगा। तो इससे अच्छा है तीनों को और तीनों का स्क्वायर करेंगे तो 118 आना चाहिए ऊपर, जब भी तो कट के नीचे से कटेगा और 1 आएगा। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डीसीज इज ऑलवेज 1। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, फटाफट कर देते हैं। 9 में ना थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा मेरे को क्लास को बीच में छोड़ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 करके हम क्लास को बीच में छोड़ते हैं। ओके, थोड़ी सी क्लास लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, वेक्टर्स बोल दिया, छोड़ो यार, लाइन नहीं मान लेते हैं हम इसको। डी आर हैं 3 4 5, इसको हम मान लेते हैं A1 B1 एंड C1, और इसके डी आर्स क्या हैं 4 -3 5, इसको मान लेते हैं A2 B2 एंड C2। या तो आप लंबा वाला फॉर्मूला लगाओ, चलो इसमें लंबा वाला ही फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको दिया था ना, एक तो डीसी से बनाया था, वो छोटा था, स्वीट था cos थीटा इज L1 L2 + M1 M2 + N1 N2,
और डी आर से साथ थोड़ा बड़ा बड़ा फॉर्मूला था, याद करिए जरा अपनी थ्योरी कॉपी में, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 90 डिग्री तो नहीं आ जाएगा, 4 3 12, नहीं आएगा, 25 भी आ रहा है। पहले तो चेक कर ले नंबर सही लिखे हैं हमने। ये रहा आपका असाइनमेंट प्रैक्टिस पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 10। पहला है 3 4 5 और दूसरा है 4 - 3 5, तो क्वेश्चन तो ठीक है। और नीचे क्या आया था, ये मैग्नीट्यूड से ना, बस। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, इसके अंदर आप वैल्यूज डाल देंगे तो फटाफट वैल्यू डाल देते। क्या आएगा यहाँ 3 4, याद है वो 6 ब्रैकेट बनाते थे, 2 के पेयर्स हम ऐसे, बोलिए। ये हमने एक फिल इन द ब्लैंक स्ट्रक्चर बना दिया। तो यहाँ क्या आएगा, ये वाला 3 4 5, तो यहाँ 4 और यहाँ 5 और पीछे 4 - 3 एंड 5 और यहाँ इनको स्क्वायर कर दो। बोलो स्क्वायर क्या है, 9 है, 16 है, 25 है, इसमें क्या है 16 है, ओह दोनों में सेम हो गए, बस आगे पीछे हो गए। ये आपका आंसर है। देखते हैं ये कहाँ हमें लेके जाता है। अब बची है थोड़ी सी कैलकुलेशन, इसको मिटा दिया जाए और इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। ओके जी, 4 3 12 - 12 प्लस 25, ये ऐड होके 50 हो जाएगा, √50 एंड √50, और √50 कितना होता है 50, और कट के कितना हो गया 1/2। देखा कितना खूबसूरत नंबर आ गया है 1/2। अरे रामा, बहुत ही बढ़िया है। देयरफॉर व्हाट इज थीटा, पाई बाय, कोई नहीं बोल रहा, किसी को ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं है, π/3। cos 60 हाफ होता है, cos 30 √3/2 होता है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं और जल्दी ही मिलेंगे अगले एपिसोड नंबर 6 में।